सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का ये अगला प्रैक्टिस सेट जिसमें कि हम लोग फिर से देखेंगे झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चन आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। और भाई मैं बहुत दिनों से ऐसा देखता हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट इसमें ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आता, इंग्लिश समझ में नहीं आता, इंग्लिश से डर लगता है, पता नहीं उनको क्या हो जाता है। तो देखिए, इंग्लिश से डरने की जरूरत नहीं है। चाहे आप अभी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो या फिर आने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करोगे या फिर डिप्लोमा पास आउट होने के बाद किसी कंपनी की तरफ से इंटरव्यू के लिए जाओगे, तो आपको पता होगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ-साथ आपको स्पोकन इंग्लिश का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। यही नहीं, आपको सेमेस्टर में भी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में अलग से पढ़ना होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे दोस्त लोग ही हमारे मज़ाक उड़ा देते हैं। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पहले से ठीक है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी स्पीकिंग इंग्लिश सही नहीं है, तो दोस्तों मैं आपको एक बेहतरीन ऐप के बारे में सुझाव दूँगा, जिससे कि आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस ऐप की मदद से आप घर बैठे कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस ऐप का नाम है स्पार्की एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, थोड़े से आप डेमो में देखिए, ये है स्पार्की, यह हमारे साथ चैट करने के लिए रेडी हो चुका है। Hi there. How was your day, my foxy friend? Did anything exciting happen? I'm all ears and ready for a good chat. I want to know about interview. That's great. Arun, what do you want to know about interviews? Forward communication skills. तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा किस तरह से हम स्पार्की से बात कर सकते हैं। आप लोग कोई भी इन्फॉर्मेशन या पढ़ाई से रिलेटेड या कम्युनिकेशन से रिलेटेड डिस्कशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको स्पार्की की मदद से डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी इंग्लिश काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। और अगर आप कोई भी ग्रामर में मिस्टेक करते हैं तो यह उसे करेक्ट करता है। तो आप आसानी से इस ऐप की मदद से इसे बात कर सकते हैं। इसकी हेल्प से आपकी स्पीकिंग इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो जाएगी। सो स्पार्की का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसे अभी डाउनलोड कीजिए। डोंट फॉरगेट टू चेक। तो ये आज का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के किरण के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? यानी कि व्हाट इज द स्कैटरिंग ऑफ अ बीम ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल कॉल्ड। उसको कौन सा प्रभाव के नाम से जाना जाता है? थॉमसन प्रभाव, रमन प्रभाव, टिंडल प्रभाव या फिर कॉम्पटन प्रभाव? कौन सा इफेक्ट होता है? तो आपने पढ़ा होगा टिंडल प्रभाव के बारे में, टिंडल इफेक्ट के बारे में। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश की किरण के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव यानी कि टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एक अश्व शक्ति यानी कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू कितना होता है? कितना वाट होता है ये आपको बताना है। 1 HP इक्वल टू कितना वाट होता है? पढ़े होंगे 746 वाट। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। 1 HP इक्वल टू 746 वाट होता है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज का उपयोग करने का क्या उद्देश्य होता है? यानी कि हम अपने घरों में इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज़ करते हैं, ये किस पर्पज से करते हैं, क्या इसका यूज़ है? पता होगा आपको। हम अपने घरों में इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज़ करते हैं ताकि जो भी एक्सटर्नल करंट, जो एक्स्ट्रा करंट हमारे घरों में आ रही है, जिससे हमारे सारे अप्लायंसेस जो भी हमारे घरों में होती हैं ये जल जाती हैं, इसको बचाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज़ करते हैं। यानी कि सुरक्षा के उद्देश्य से हम लोग विद्युत फ्यूज का उपयोग करते हैं। विद्युत परिपथ को अतिरिक्त विद्युत धारा से बचाने के लिए विद्युत फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? फोर ऑप्शन देखिए, टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक सर्किट टू एक्सेस करंट, जिसके कारण हम घरों में विद्युत फ्यूज का उपयोग करते हैं। फोर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, थोड़े से आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षित गति पर आवृत्ति में होने वाले बदलाव का स्पष्ट रूप से पता लगाने के लिए कौन से नियम का प्रयोग किया जाता है? कौन सा नियम होता है? यानी कि एक सुनने वाला और एक बोलने वाला के बीच जो आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी में जो चेंजिंग होता है, इसे किस नियम से जाना जाता है? डॉपलर नियम पढ़े होंगे, डॉपलर लॉ पढ़े होंगे। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मैं जैसा कि आपको बताया हूँ कि यूनिट से आपके क्वेश्चन आते हैं, मात्रक से आपके क्वेश्चन बनते हैं। सारे क्वेश्चन आपको धीरे धीरे करा रहा हूँ। एम्पियर सेकेंड ये किसका मात्रक होता है? एम्पियर सेकेंड यानी कि विद्युत ऊर्जा का होता है, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, चार्ज या फिर विद्युत धारा का। तो आपको पता होगा एम्पियर जैसा कि नाम से पता चल रहा है ना, आवेश यानी चार्ज का होता है। चार्ज होता है ना, क्यू इक्वल टू IV, याद रखिएगा। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन आप देखिए, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाले जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं, यानी कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है हमारी पृथ्वी के चारों ओर, हमारी अर्थ के चारों ओर, ये क्यों नहीं हमारी पृथ्वी पर आकर गिर जाता है? ऐसा क्या होता है, क्यों? पृथ्वी का आकर्षण में मतलब क्या होता है? आपको तो पता होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिसके कारण कोई चीज़ गिर जाता है। पर ये पूछ रहा है क्या होता है जिसके कारण ये नहीं गिरता है? ऐसा क्यों होता है? पृथ्वी का आकर्षण मतलब क्या करता है? तो देखिए, आपको पता होगा हमारी पृथ्वी और उस सैटेलाइट के बीच एक एक्सीलरेशन काम करता है, जो स्पीड ऑफ एक्सीलरेशन का रूल है ना, ये काम करता है।
यानी कि अपनी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। हिंदी में समझिए, त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन। जैसे कभी बचपन में खेले होंगे, हम दोनों हाथ पकड़कर एक दूसरे को खींचते थे। एक्सीलरेशन के चलते ये कोई भी वस्तु हमारी पृथ्वी पर आकर नहीं गिरती है, ये रोटेट करते रहती है, एक्सीलरेट करते रहती है। 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। था ना मजेदार क्वेश्चन? ऐसे ही क्वेश्चन देखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, क्यों? इसका क्या कारण है? पता होगा कि एरोप्लेन में फाउंटेन पेन को ले जाना मना होता है, क्योंकि जो फाउंटेन पेन की स्याही होती है ये बाहर निकल आती है। क्यों? इसका क्या कारण है? इसका कारण है ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। यानी कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है, जो वायु का दाब है, प्रेशर है, इसमें कमी आती है, धीरे धीरे कम होते जाती है। इसके कारण से क्या होता है, जो फाउंटेन पेन होते हैं इनके अंदर जो स्याही होता है ये अपने स्याही बाहर निकल आती है। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, जब एक जहाज एक नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तब क्या होता है? यानी कि नदी और समुद्र में अंतर क्या होता है, अभी आपको बताते हैं। देखिए, नदी में क्या होता है कि नदी का पानी खारा नहीं होता है, लेकिन जो समुद्र का पानी होता है इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होता है, यानी यह पानी खारा होता है, जिसके कारण क्या होता है इसमें अच्छा खासा अंतर आता है। जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो इसमें एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। अगर जहाज की जगह पर आप भी नदी से पानी में अचानक जाते हैं तो आप में भी यह परिवर्तन आएगा। क्या होगा, यह जो समुद्र में जहाज होती है ये थोड़ा सा ऊपर आ जाती है, क्योंकि डेंसिटी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। यही कारण है कि जो जहाज होता है नदी से जब समुद्र में जाता है ये थोड़ा ऊपर उठ जाता है। आप भी थोड़ा ऊपर उठ जाइएगा। कुल मिलाकर समुद्र में तैरना नदी से भी आसान होता है ना। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, किस धातु का गलनांक जो होता है यानी कि मेल्टिंग पॉइंट ये सबसे अधिक होता है, हाईएस्ट होता है? देखिए, आपको पता होना चाहिए। आपको बताया है कि जो विद्युत बल्ब में टंगस्टन यूज किया जाता है, डब्लू टंगस्टन के बारे में आपको बताए थे। इसको क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि इसका जो गलनांक है ये बहुत ही ज्यादा मैक्सिमम है, हाईएस्ट है, ताकि ये गलता नहीं है, इसीलिए इसका बल्ब में तो यूज किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा गलनांक टंगस्टन धातु का होता है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, जर्मन सिल्वर ये किसका मिश्र धातु होता है? व्हाट इज द जर्मन सिल्वर एन अलॉय ऑफ? आपको पता होना चाहिए। अलॉय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसका मिश्र धातु कौन सा है, कौन कौन से मिश्र धातु हैं, ये आपको इस प्रकार से सिंबल में भी दे सकता है। इसका राइट आंसर जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है, तो ये कॉपर, जिंक और निकेल का होता है। ऐसे भी आपको दे सकता है CuZnNi, तो आपको वही राइट आंसर लगा देना है। 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जितने भी अलॉय हैं आपको सारे क्वेश्चन धीरे धीरे प्रैक्टिस सेट में कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन तांबे का एक अयस्क है? देखिए, और से आपके क्वेश्चन आते हैं, कॉपर का, आयरन का, एल्युमिनियम का, सारे जो कि अयस्क होते हैं यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आपको सारे क्वेश्चन करा देंगे। कौन किसका अयस्क है पता होना चाहिए, याद कर लीजिएगा। देखिए, तांबे के ये तीनों अयस्क हैं, यानी कि मेलाकाइट, क्यूप्रीट, चारकोलाइट, ये सारे तांबे के ही अयस्क हैं। ओर ऑफ कॉपर, ये कॉपर के ही ओर हैं, तो राइट आंसर 4 ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित धातु में किसकी विद्युत चालकता सबसे कम होती है? विद्युत चालकता यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे कम किसकी होती है, सबसे लोवेस्ट किसकी होती है? तो इन चारों में सबसे एल्युमिनियम की होती है। इसके लिए आपको एक टेबल याद रखना पड़ेगा, वो टेबल आपको 10th में ही पढ़ना था। 4 ऑप्शन देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में संग्रहित किया जाता है? इस ब्लॉक के सारे एलिमेंट जो कि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इनको केरोसिन में यानी कि केरोसिन ऑयल में इनको रखा जाता है, क्योंकि ये बाहर आते ही जलने लगते हैं, हवा में आते ही, नमी में आते ही जलने लगते हैं, इसीलिए इनको केरोसिन में रखा जाता है। तो एस ब्लॉक के कौन कौन से एलिमेंट हैं? तो जो ये दो एलिमेंट है, पोटेशियम और सोडियम, ये दोनों एस ब्लॉक के एलिमेंट है और बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। तो इसमें देखिए, केराटिन जो होता है ये रेशेदार प्रोटीन होता है, फाइब्रस प्रोटीन होता है। 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस प्रकार के कोयले में कम से कम कार्बन होता है? तो देखिए, ये सारे कोयले के ही टाइप हैं, लेकिन ये जो लिग्नाइट है इसमें सबसे कम कार्बन होता है। 4 ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, लोहे या स्टील पर जिंक की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग एन थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन और स्टील कोल्ड, उसको क्या कहा जाता है? पढ़े होंगे, लोहे या स्टील पर जिंक की पतली परत चढ़ाया जाता है, इसको यशद लेपन कहा जाता है। 3rd ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? विच ऑफ द फॉलोइंग द नॉन मेटल्स इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो इसमें ब्रोमीन, हाइड्रोजन, ग्रेफाइट और फास्फोरस में
जो विद्युत का सुचालक है, वैसे तो अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है, तो ये ग्रेफाइट होता है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, वह प्रक्रिया जिसमें धातु को यानी कि मेटल को उनके अयस्कों से पिघलने बिंदु से, मतलब जितना पर वह पिघलता है उससे अधिक गर्म करके निकाला जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? द प्रोसेस इन विच मेटल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय हीटिंग देम मोर देन मेल्टिंग पॉइंट्स इज कॉल्ड। उसको क्या कहा जाता है? ट्रेन की पटरी जुड़ते हैं, पता होगा आपको, स्मेल्टिंग यानी कि प्रगलन। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, धातु ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं? यानी कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड, ये नेचर में कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, एसिडिक होते हैं, बेस होते हैं, कैसे होते हैं? इनकी नेचर कैसी होती है? आसान क्वेश्चन है, 10th में ही पढ़ना था आपको। पता होगा कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड, ये प्रकृति में क्षारीय होते हैं, याद रखिएगा। और जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, ये प्रकृति में अम्लीय होते हैं, एसिडिक होते हैं। इसका 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी धातु हथेली पर पिघल जाती है? यानी कि कौन सी ऐसी मेटल है जो कि हथेली पर रखते ही पिघल जाती है? इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? पोटेशियम, गैलियम, मैग्नीशियम या फिर एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम तो हाथ में रखने से नहीं पिघलता है, मैग्नीशियम भी नहीं होता है, पोटेशियम भी नहीं, गैलियम यानी कि इसका सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 5 ही क्वेश्चन और है, देख कर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 21, कार्बन का क्रिस्टलीय अप्रूप है, यानी कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा कार्बन का एक क्रिस्टलीय अप्रूप होता है? हीरा ग्रेफाइट के बारे में जानते होंगे, 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, लेड पेंसिल बनाने में कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? अब्रक, ग्रेफाइट, कार्बन या फिर कोयला? यानी कि जो लेड पेंसिल होता है, इसके बीच में जो होता है, इसको ये किस पदार्थ का होता है? तो ये ग्रेफाइट का बना होता है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, हीरे की चमक का क्या कारण होता है? कई क्वेश्चन में आपको मृग तृष्णा के बारे में बताएं, जिसका कारण होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये एक प्रकाश का, लाइट का एक फिनोमिना है, प्रकाश का कुल आंतरिक परावर्तन। देखिए, हीरे के चमक का भी कारण वही होता है, प्रकाश का कुल आंतरिक परावर्तन, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 24, एल्केन का सामान्य सूत्र पूछा गया था और आपको बताना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सारे आपको जो इसके फॉर्मूले हैं ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ से और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आज के प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहा जाता है? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड। एकदम आसान क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आसान थे। आप बताइएगा कितने क्वेश्चन, टॉप 25 क्वेश्चन थे, इसमें आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए? लास्ट ऑप्शन हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन की यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोग टॉप 25 प्रश्नों का टेस्ट लगाए। जाते जाते एक बार फिर से मैं आपको बोलूंगा, अगर आप अपने ग्रामर को इंप्रूव करना चाहते हो तो स्पार्की एआई ऐप, जो कि बहुत ही अच्छा ऐप है, आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।